आपका हमारे चैनल DRS इनसाइट्स पर। और अपने पहले ही एपिसोड से जो शो आप सबका फेवरेट बन चुका है, उस शो क्या कंपनी है का दूसरा एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। सवाल यही है कि क्या कंपनी है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको फायदा या नुकसान देती हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको साल दर साल डिविडेंड देती हैं। कुछ तो मल्टी बैगर बन जाती हैं, पर जब मल्टी बैगर से वापस कंपनियां गिरावट के दौर में होती हैं तो आप इनमें इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं। इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट जानकारियों से भरपूर ये बेहद खास शो, ताकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके सामने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया जाए। हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव सीरीज में हम आप एक एक करके आपके सामने लाएंगे हर उस छोटी बड़ी नामी गिरामी कंपनी का पूरा लेखा जोखा, जिसके बारे में आप सब जानना चाहते हैं एक एक डिटेल। यानी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे इसी फ्री टू एयर चैनल पर एक ऐसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन जिसमें आपको किसी भी कंपनी के बारे में एक साथ सारी जानकारी एक जगह पर मिलेगी। यानी आपकी जगह जगह अलग अलग वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करने की टेंशन खत्म। तो वो कंपनी जिसमें बतौर इन्वेस्टर या तो आप निवेश कर चुके हैं या करना चाहते हैं, या फिर फंसकर परेशान हैं, उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, क्या कंपनी की ऑर्डर बुक इतनी कमजोर है कि आपको बिना वक्त गवाए उससे एग्जिट करना है। यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपको मिलेगी बिल्कुल सटीक सलाह। सारे सवालों के जवाब आपको हमारे प्रोग्राम देखकर मिल जाएंगे। और आज इस शो की शुरुआत में मैं आपको मिलाना चाहूंगी देश के सबसे भरोसेमंद मार्केट एक्सपर्ट और रेलिगेयर रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि से। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और दर्शकों के इस प्रोग्राम को मिल रहे प्यार पर क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद नेहा मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस हिसाब से आपने कहा था कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, और आपको कहीं अब यूट्यूब, कहीं आपको दूसरे और चैनलों पे इस तरीके से खबर जानने की जरूरत नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में अगर ये कंपनी है तो आपको करना क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक प्रोग्राम में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और आपने इसको बहुत आसान बनाया है और लोगों तक पहुंचाया है। तो आप उन दर्शकों का भी, जो लोग इसको कमेंट अभी नहीं कर रहे, उनसे भी कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल अपने कमेंट्स दीजिए, और जो आपने प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूंगा कि बस अपना प्यार आप बना कर रखें और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, जिससे कि इस तरीके के प्रोग्राम में हम और भी चीजें ऐड करके आपके लिए वो क्वालिटी डिलीवर कर पाएं जिसको आप सुनना चाहते हैं। बिल्कुल रवि जी, हम आपके आभारी हैं, और आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए फिर से निकाला। प्लीज सर, आप हमारे साथ बने रहें। एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हम आपके पास अभी वापस आते हैं। अब हम रिवील कर देते हैं आज के हमारे शो में हमने किस कंपनी की बात करी है। जी हाँ, ये नाम वो नाम है जो आजकल आपके जहन में उस वक्त जरूर आता है जब आपको भूख लगी होती है और आपका मन कुछ बाहर का, कुछ अच्छा खाने का करता है। जी हाँ, जोमैटो। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हमने इस कंपनी का चुनाव किस लिए किया। हमने इस कंपनी का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि हाल ही में आई इससे जुड़ी है एक बड़ी खबर। अगले महीने 25 मार्च को जोमैटो को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। जी हाँ, और BPCL और ब्रिटानिया को इससे बाहर किया जा रहा है। इसीलिए आप सबके कमेंट्स में आई रिकमेंडेशन और इस खबर के चलते हमने चुनाव किया जोमैटो का। भारत में जोमैटो की शुरुआत दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने मिलकर 2008 में की थी, जिसके जरिए आज लोग न सिर्फ इनकी वेबसाइट और ऐप के जरिए आसपास के रेस्टोरेंट्स को सर्च कर सकते हैं, बल्कि घर बैठे ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं। ये आइडिया दीपेंद्र गोयल को तब आया जब जॉब के दौरान उन्होंने देखा कि लंच के समय कैंटीन में मेन्यू कार्ड के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने मेन्यू कार्ड को वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया
ताकि लोग ऑनलाइन कार्ड देखकर ऑर्डर कर सकें। यही जोमैटो के जन्म का टर्निंग पॉइंट बना। 2008 में अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर दीपेंद्र ने फूडी बे नाम की वेबसाइट खोली, जिसमें रेस्टोरेंट के मेन्यू की समीक्षा भी की जाने लगी। धीरे धीरे लोगों ने इनके काम को इतना पसंद किया कि वेबसाइट का ट्रैफिक 3 गुना तक बढ़ गया। फूड सेक्टर में वेबसाइट इतनी पॉपुलर हुई कि रेस्टोरेंट्स खुद अपना मेन्यू कार्ड अपलोड करने लगे। धीरे धीरे इसमें मुंबई और कोलकाता समेत देश के कई बड़े शहरों के रेस्टोरेंट्स शामिल हो गए और पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण दोनों ने नौकरी छोड़कर इसी पर काम करना शुरू कर दिया। यही फूडी बे आगे चलकर बना जोमैटो। वैसे इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। दीपेंद्र गोयल इस ब्रांड के नाम को तो टोमेटो रखना चाहते थे, पर वेबसाइट डोमेन tomato.com अवेलेबल नहीं था। सो उन्होंने थोड़ा सा नाम में बदलाव किया और रख दिया जोमैटो, जो सुपर हिट साबित हुआ और हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जोमैटो का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमा रही है? जी हाँ, पैसे भी कमा रही है और ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए खर्च भी खूब कर रही है। ये कंपनी कई तरीकों से पैसे कमाती है। पहला, रेस्टोरेंट लिस्टिंग और एडवर्टाइजिंग। जोमैटो की सबसे ज्यादा कमाई इसी तरीके से होती है। कंपनी अपने ऐप पर रेस्टोरेंट को लिस्ट करने और उसका विज्ञापन करने के बदले पैसे लेती है। जिस रेस्टोरेंट को जितनी ज्यादा विजिबिलिटी दी जाती है, उससे उतनी ही ज्यादा फीस ली जाती है। दूसरा है डिलीवरी फीस। जोमैटो की तरफ से किसी भी ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए एक डिलीवरी फीस ली जाती है। साथ ही रेस्टोरेंट से भी इसके लिए एक कमीशन लिया जाता है। इसे डिलीवरी बॉय और जोमैटो के बीच बांट लिया जाता है। जोमैटो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई और 2021 में इसका IPO आया था। भारत में सफलता मिलने के बाद फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने इसे दूसरे देशों तक ले जाने की योजना बनाई। 2012 में कंपनी टर्की और ब्राजील पहुंची। पिछले 10 सालों में ये कंपनी 24 देशों में अपना विस्तार कर चुकी है, जिसमें न्यूजीलैंड, फिलीपींस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कतर और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। आज की तारीख में 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हैं एंड 161,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं। एवरेज मंथली फूड ऑर्डर्स ऑफ 10.7 मिलियन कस्टमर्स हैं। जोमैटो इज अ ग्रोइंग कंपनी। कंपनी ने न सिर्फ देश में विस्तार किया, बल्कि कई देशी विदेशी कंपनियों को भी खरीदा। इसमें उबर ईट्स और ग्रोसरी वेंचर ब्लिंकिट फित्सो शामिल है। आइए अब इस कंपनी की कुछ माइन्यूट डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ये रिपोर्ट आपके सामने है, हमारी स्क्रीन पर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए तो एज ऑफ द एंड ऑफ December quarter of 2024, its founder, MD and CEO Deepinder Goyal's stake in the Zomato was 3.83%. FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की होल्डिंग 47.31% है, जो कि सितंबर 2024 में 52.52% थी, यानी इसमें कमी आई है। DIIs यानी घरेलू निवेशकों की होल्डिंग 20.47% है, जबकि सितंबर 2024 में ये 17.32% ही थी, यानी ये बढ़ी है। जबकि म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग की बात करें तो 16.42% है और अदर्स 32.22% है। और आइए अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बाद जरा खोलते हैं इसका बही खाता, यानी कितना नफा कितना नुकसान। दिसंबर 2023 में टोटल इनकम 3,507 करोड़ थी और टोटल एक्सपेंसेस 3,365 करोड़ थे। दिसंबर 2024 में टोटल इनकम 5,657 करोड़ थी, जो कि 12.69% की ग्रोथ शो करता है। टोटल एक्सपेंसेस थे 5,490 करोड़। अब जरा कंपनी के की मेट्रिक्स की बात कर लेते हैं। PE रेशियो 325, मार्केट कैप है 2,15,530 करोड़ रुपए। EPS इसका 1 से भी कम है 0.69, PB रेशियो इज 10.89, फेस वैल्यू इज 1 एंड सेक्टोरल MCAP रैंक इज 1। और अब इन्वेस्टर्स के लिए खास बात, जोमैटो का
52 वीक लो शेयर प्राइस है 144 रुपीज और इसका 52 वीक हाई है 304.70। और अब आपको बताते हैं कि जोमेटो ने निवेशकों को पिछले कुछ सालों में कैसा रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 185% से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है, पिछले 1 साल में 36% से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है, पिछले 3 महीनों में 15% से ज्यादा का लॉस है, पिछले 1 महीने में 3% से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है इन्वेस्टर्स को। और इस सेगमेंट में जोमेटो के कॉम्पिटिटर्स हैं स्विगी, डिलीवरू, ईटश्योर, ज़ेप्टो एंड ओएनडीसी। आइए अब एक्सपर्ट कमेंट के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह के पास। रवि जी, जैसा कि आप सुन ही रहे थे, मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट लॉस, शेयर होल्डिंग और की मैट्रिक्स के बारे में अपने व्यूअर्स को डिटेल में बताया। आपकी रिसर्च क्या कहती है सर? कंपनी के बारे में, मतलब इन सारी डिटेल्स को देखते हुए इन्वेस्टर्स को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? कि मतलब उन्हें रुकना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? किस स्ट्रैटेजी के साथ उन्हें मार्केट में उतरना चाहिए? और इस कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको क्या नजर आ रहा है? एक बार अगर जोमेटो स्टॉक का जो आपने जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई है, समझाई है, उसको यहाँ पर समझने की जरूरत है। और इसके अगर बैकग्राउंड की तरफ एक बार जाएं और अगर आप चार्ट देखेंगे तो जब 21 में ये शेयर लिस्ट हुआ था तो करीब 125 रुपए का लिस्ट हुआ था और उसके बाद इस शेयर ने एक लंबा गोता मारा था और 50 रुपए के पास तक ये स्टॉक पहुंच गया था। उस टाइम पे जब कंपनी थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा रीब्रांडिंग नहीं करी, लेकिन 23-24 तक आते आते उनके चक्षु के ज्ञान खुले और उसके बाद से दीपेंद्र गोयल साहब ने बढ़िया यहाँ पर एक ब्रांडिंग शुरू करी। और आपने इसके बाद ही आपने देखा होगा तो जोमेटो के रील्स और जोमेटो के बड़े बड़े इंटरव्यूज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और फिर FIIs का अट्रैक्शन, ये सारी चीजों के बाद शेयर ने चलना शुरू किया और शेयर इस समय काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका है। लेकिन प्राइस का मूवमेंट और फंडामेंटल मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर फंडामेंटल नंबर्स पर डालें तो इन लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे जो पीछे आपको रिटर्न्स मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अगर जोमेटो के फंडामेंटल को देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहां पर गिरा है और मार्केट के हालात, सिनेरियो जिस हिसाब से डेवलप हो रहे हैं उसमें कोई बहुत लंबा अट्रैक्टिव करंट लेवल पर निवेश नहीं बनता है। थोड़ा सा यहां पर रुक कर निवेश करना चाहिए। तो रवि जी, 3 साल 5 साल के हिसाब से यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस कंपनी में निवेश की क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके हिसाब से निवेशकों को किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? अब लेवल्स की अगर यहां पर आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि लेवल्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 180, 200 से 180 के लेवल्स थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से भी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से ही। तो अगर आप बेस्ट लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 180 से 200 के बीच के लेवल पे अगर आप निवेश करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर होगा। अब स्टॉक की बात करें तो क्या अपवर्ड मोमेंटम रहेगा? तो स्टॉक 280 के भाव तो आपको लॉन्ग टर्म पर दिखाई देंगे, लेकिन उन लेवल्स पर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर लंबे समय के हिसाब से देखें, चूंकि जो पॉजिटिव न्यूज है उसको अगर देखते हैं, जो निगेटिव है उसको अगर कंपाइल करते हैं तो एक सीमित दायरे में ही आपको यहां पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि जो अट्रैक्टिव लेवल्स हैं वो लेवल्स आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। किसी के कहने, किसी के सुनने से ज्यादा अच्छा है अपना रिस्क रिवॉर्ड यहां पर कैलकुलेट करें। 180 से 200 के बीच में अगर खरीदारी करते हैं तो एक स्टॉप लॉस जो लेके चलना है वो 165 रुपए के बीच का आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। और अगर जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पर होल्ड कर रखा है या फिर खरीदने की अभी सोच रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर कंसोलिडेट होने दीजिए, या तो लेवल्स 250 के ऊपर क्लोज कर जाएं, निकल जाएं, तो आपको क्लियर कट यहां पे 280 और 300 के लेवल तक मौका मिलेगा। लेकिन अगर ये लेवल्स क्रॉस नहीं करते हैं तो अभी स्टॉक एक सीमित दायरा, एक जो छोटा दायरा दिखाई दे रहा है वो है 240 से 230 के बीच, 220 के बीच में। इन दायरे के बीच में थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक गिरता रहेगा। तो अगर निवेश करना है तो आप इन लेवल्स का यहां पर जरूर ध्यान रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप कह रहे थे ना कि मैंने सारी डिटेल्स बता दी। वेल, बात तो अब पूरी हुई है आपकी इस सलाह के साथ। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात करी जोमेटो की। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और आगे आप किस कंपनी को हमारे शो में फीचर कर रहा हो देखना चाहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम उस कंपनी पर पूरी रिसर्च करेगी और उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।